डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था। मुझे फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं हर एक कैरेक्टर को बहुत बारीकी से देखा करता था और सोचा करता था, अगर मैं इस फिल्म में होता तो कैसे एक्टिंग करता। जब हमारे स्कूल में कोई भी प्ले हुआ करता तो मैं उसमें भाग लेना बहुत ज़रूरी समझा करता था। भाग लिया करता था और अपनी तरफ से जो भी हो पाए मैं वो करता था। जब हमारी कॉलोनी में रामलीला होती वहाँ पर भी मैं कोई भी रोल लेने को तैयार हो जाता। मुझे पता था जो बड़े बच्चे थे वो खुद अच्छे रोल ले लिया करते थे और कभी कभी मुझे पेड़ भी बनना पड़ता था, लेकिन मैं वो बनकर भी खुश था। मुझे बस एक्टिंग करनी थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, फिल्मों में टीवी शोज़ में मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा जाता गया और 12वीं करने के बाद ही मैंने अपने पिता को कहा था, मुंबई जाकर मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहूँगा। मेरे पिता ने कहा था, ये अमीरों की खेल हैं, अमीर ही एक्टर बन सकते हैं, तुम तो गरीब हो, तुम एक्टिंग कभी नहीं कर पाओगे, वो तुम्हें अपने पाँव के नीचे दबा कर रख देंगे और ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा, पिताजी नहीं, हर किसी की किस्मत अलग होती है। ऐसा नहीं है कि इतिहास में कभी कुछ नहीं हुआ तो भविष्य में भी नहीं होगा। अगर पहले आपकी जान पहचान में कोई एक्टर नहीं बना तो मैं वो पहला बनूंगा। मैंने पिता से झगड़ा किया था। वो मुझे अपने गांव से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं तो मुंबई जाना चाहता था। घर छोड़कर मैं भाग गया। मेरे पास जितने पैसे थे उससे गुजारा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है और यहाँ आकर मुझे पता चल गया इसे सपनों की नगरी क्यों कहा जाता है। यहाँ काम की भरमार थी, लेकिन जो काम आपका पसंद का है वो आपको मिलेगा ये पक्का नहीं होता। पहले तो यहाँ रेस्टोरेंट में काम करने लगा, फिर एक जिम में काम करने लगा, जान पहचान बढ़ाने लगा। 3 महीनों में मेरी जान पहचान ठीक ठाक हो गई थी। मैं ऐसे कई लोगों को जानता था जो एक्टिंग के करियर में हाथ आजमा चुके थे और उनसे मैं पूछा करता, मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या तुम कोई शो में छोटा सा रोल दिलवा सकते हो। हर कोई ये कह देता, अगर रोल मिलता तो मैं नहीं करता, तुम्हें बड़े बड़े प्रोड्यूसर बड़े बड़े डायरेक्टर के पास जाना होगा। यहाँ कई स्टूडियो हैं जहाँ छोटे छोटे टीवी सीरियल भी बना करते हैं, वहाँ हाथ आजमा कर देख लो। मैंने यही काम शुरू कर दिया। मैं अपने कई दोस्त बना चुका था जिनके साथ मैं स्टेज शोज़ किया करता था। कई थिएटर थे जहां नए लड़कों को काम दिया जाता था। मैं वहां पर भी शोज़ में भाग लेने के लिए पहुंच जाता, थिएटर करता। वहां पैसे बहुत कम मिलते, लेकिन गुजारे के लिए काफ़ी थे। अगर आप मुश्किल समय नहीं व्यतीत कर सकते तो अच्छा समय भी आपके लिए नहीं बना होता। लगभग 2 सालों तक यहाँ मैं इसी तरह से काम करता रहा। छोट-मोट काम मुझे मिलते जा रहे थे। कोई एडवर्टाइजमेंट मिल जाती, कभी कभी किसी पोस्टर में छोटी सी जगह मिल जाती, लेकिन मैं बड़ा काम चाहता था जिससे मेरा नाम हो। कोई ऐसा टीवी सीरियल मुझे मिल जाए जिसमें मेरी पहचान बन पाए। और मैंने 1-2 छोटे मोटे टीवी सीरियल में बहुत छोटा सा रोल भी किया जिससे मेरी कोई पहचान नहीं बन पाई। मैं ऐसे कई डायरेक्टर से मिलने लगा था और उनसे पूछा करता, आखिर मुझ में क्या कमी है। और मैं थिएटर करते करते बहुत ज़्यादा सीख भी रहा था। कई बार बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता। मैं बड़े बड़े एक्टर से मिल भी चुका था, लेकिन सिर्फ मिलना नहीं चाहता था, मैं वैसा बनना चाहता था। इसीलिए मैं हर जगह फॉर्म भरता जाता। कोई भी एक्टिंग का कोई भी रोल मुझे मिल जाए, किसी शो में मिल जाए, कहीं से भी मेरा एक बार नाम बन जाए, मैं एक बड़ा एक्टर सबको बनकर दिखा दूंगा। और एक दिन मेरी जिंदगी बदल गई।
जब मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था कि इंटरनेट पर एक फॉर्म है जो तुम्हें जल्द से जल्द भरना होगा, एक बड़ा शो एयर होने वाला है और उसमें तुम्हें चुना गया है, तुम्हारी एक्टिंग सबको पसंद आई है, अगर तुम उसमें भाग लेना चाहो तो बहुत अच्छा होगा। मैं जल्दबाजी में एक साइबर कैफ़े में गया था। वहाँ कंप्यूटर के ऊपर वो फॉर्म देखते ही मुझे लग रहा था ये कोई बड़ा शो है, किसी बड़े चैनल पर आने वाला है और इसमें जो जो आएगा उसका नाम हो जाएगा और मैं बिल्कुल अलग बनकर दिखाऊंगा। ये एक रियलिटी शो था, बिल्कुल बिग बॉस की तरह। घर में आपको रहना होगा 30 दिनों के लिए, वहाँ लड़ाई झगड़े सब कुछ होगा और आपको बस वो शो जीतना है। मैं जानता था ऐसे शो में आपको क्या करना होता है, आपको बाकियों से अलग लगना होता है, बिल्कुल नहीं डरना, झगड़े का मौका मिले तो झगड़ा करना है, खुद को ऐसा अतरंगी दिखाना है कि सब आपको पसंद करने लगे। मैंने वो फॉर्म जल्दबाजी में भर दिया। जैसे जैसे सवाल पूछे थे मैंने वैसे वैसे जवाब दिए, वो भी बड़ा चढ़ाकर। वो फॉर्म भरने में मुझे लगभग 45 मिनट का समय लगा था। इतने ज़्यादा सवाल थे, मैं उनके जवाब देता गया, हर जवाब बढ़िया से बढ़िया देखते हुए। लेकिन मैंने उस शो के बारे में अपने किसी दोस्त को नहीं बताया। इतने सालों में मैं इतना सीख गया था, अगर आपको कोई शो मिल रहा है ना, आप अपने किसी दोस्त को बताते हैं तो वो आपसे काम छीनने की कोशिश करता है। वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है मैं अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ अगर मुझे भी रोल मिल जाए। और अगर वो आपसे ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा सीनियर है, कई बार जो आपको रोल मिल रहा होता है वो उसे मिल जाता है। इसीलिए इसके बारे में मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। अगले 2 दिनों तक मुझे ना कोई फ़ोन आया ना कोई मैसेज आया। दिल की धड़कन तेज़। मैं थिएटर में जाकर शाम को 6 बजे घर वापस आ चुका था और आंखों में आंसू थे। कब तक इसी तरह से पिसता रहूँगा? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पल नहीं है जब मुझे कोई अच्छा काम मिले? उस शाम मुझे फ़ोन आया था और जब मुझे बताया गया कि तुम्हारा चुनाव हो चुका है और सबको तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए हो, तुम्हें अब इस शो में भाग लेने का मौका मिलेगा, लेकिन ये शो बाकी सब शो से बहुत ज़्यादा अलग होगा, बहुत डरावना होने वाला है, बहुत खौफनाक होने वाला है, बहुत अजीब होने वाला है। क्या तुम काम करना चाहोगे? मैंने हामी भर दी। हाँ, मैं काम करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा तुम्हें अलग रहना होगा जैसे तुमने बताया है। तुम बहुत ज़्यादा हंसते हो, बहुत ज़्यादा मजाक करते हो, शो में भी तुम्हें वैसा ही करना होगा। डर मत जाना कि किसी के साथ मजाक किया और उसने गाली निकाल दी तो रोने लग जाओगे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। बचपन से जब मैं हंसना शुरू करता हूँ, किसी का मजाक बनाता हूँ तो किसी की हिम्मत ही नहीं मेरे सामने बोल पाए। मैं एक्टिंग ऐसी करता हूँ ना कि बस आपको क्या ही दिखाऊं, शो में आपको पता लग जाएगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें बताया ना जो शो है बाकियों से बहुत अलग है और यहाँ जो जो होगा वो बहुत अलग होगा। उस सेट तक पहुँचने के लिए तुम्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें बताया नहीं जाएगा सेट कहाँ पर है, सब कुछ गुप्त होगा। वहाँ कैमरे लगे होंगे बिल्कुल बिग बॉस की तरह। तुम तैयार हो? मैंने कहा जी मैं तैयार हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा देखो जो तुम्हारी फीस रखी गई है वो ज़्यादा नहीं है, तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये काफ़ी कम कीमत है, हम जानते हैं शो काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्योंकि तुम्हारी वैल्यू भी तो कम है, तुम समझने की कोशिश तो कर रहे हो ना। मैंने कहा जी मैं समझता हूँ। देखिए मैं 5 लाख में भी तैयार हूँ। अब इस शो से मेरा नाम होगा, मुझे पब्लिसिटी मिलेगी और ज़्यादा काम मिलेगा, तो मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया था और मैं ये समझ गया था 5 लाख उनको कम लग रहे हैं। मैंने कभी 1 लाख का कोई काम तक नहीं किया, यहाँ तो 5 लाख मिल रहे हैं। यानी अब इस शो से मेरी किस्मत बदलने वाली है। मुझे रविवार का दिन दिया गया था। 9 बजे एक पीले रंग की कैब आएगी, मुझे उसमें बैठना है, अपने जितने कपड़े हैं वो लेकर वहाँ पर बैठ जाना है और किसी को बताना तक नहीं है। मैंने ऐसा ही किया, किसी को नहीं बताया, लेकिन कुछ दोस्तों को ये ज़रूर कहा था किसी बड़ी जगह काम करने वाला हूँ। उन्होंने पूछा, मैंने खास जवाब दिया ही नहीं और सुबह सुबह सामान पैक करके मैं उस कैब में बैठ गया था। जो कैब का ड्राइवर था उसने मास्क पहना हुआ था, अपना चेहरा दिखा नहीं रहा था और मैं समझ गया शो काफ़ी बड़ा है, मैं किसी की पहचान नहीं कर सकता। वो कैब मुंबई की एक ऐसी जगह पर मुझे लेकर गई जहां किसी का आना जाना नहीं होता, यानी कि मुकेश मिल्स। ये जगह काफ़ी पुरानी है,
जलने के कारण ये बड़ी सी फैक्ट्री बहुत भूतिया सी लगती है और यहाँ पर मुझे लाया गया। मुझे लगा यहाँ कोई भूतिया शो तो नहीं होने वाला, कहीं मुकेश मिल्स में हमें कैद करके तो नहीं रखा जाएगा। वहाँ एक और आदमी था, उसके चेहरे पर भी बाल थे, मुंह पर काफ़ी ज़्यादा बाल। देखने में ऐसा लग रहा था उसने बहुत बढ़िया सा मेकअप किया हुआ है और अंदर और कोई नहीं था। वो मेरे सामने आया, कहने लगा, आवाज़ तो पहचान रहे हो ना? मैंने कहा जी जी, आप फ़ोन पर थे ना, आपने मुझे फ़ोन किया था। उसने कहा बिल्कुल, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें साइन करना होगा। इस शो में तुम्हें 30 दिन रहना होगा। इस शो से तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। ये शो में जो टास्क मिलेंगे वो तुम्हें करने होंगे। ऐसा नहीं है कि शो को बीच में छोड़ दो, क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तुम तैयार हो? मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा और उस पर साइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, अब से तुम हमारे कंटेस्टेंट हो, हमारा तुम पर हक है और यहाँ से उस खास सेट तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है वो तुम देख नहीं सकते। ये काले रंग का कपड़ा है, ये तुम्हें पहनना होगा। वहाँ जब पहुँच जाओगे उसके बाद तुम्हारी एंट्री करवाई जाएगी और फिर तुम उस सेट के अंदर, उस घर के अंदर, ये रियलिटी शो है जो काफ़ी खौफनाक होने वाला है। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। उसी कैब में मुझे दोबारा बिठाया गया। मेरे ऊपर एक मास्क सा डाल दिया गया, काले रंग का, जैसे कोई झोला सा हो। मैं अब अपने सामान के साथ था, हाथ लगाकर चेक कर रहा। यह गाड़ी चले जा रही थी, कहाँ जा रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग 2 घंटे तक यह गाड़ी चलती रही। मुझे थोड़ी प्यास लगी थी, गला सूखने लगा था। मुझे लगा अब गाड़ी रुकेगी, अब गाड़ी रुकेगी, तो अंत में मैंने कह दिया, मुझे काफ़ी प्यास सी लगी है, कितनी दूर और गाड़ी जाएगी? एक भारी सी आवाज़ उस आदमी के गले से निकली थी, बस 10 मिनट और तुम वहाँ पहुँचने वाले हो। माफ़ करना, तुम अपना मास्क नहीं उतार सकते। मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही, फिर भी मैं पूछ रहा था कहीं और घंटे तो नहीं लगने, बस ये जानना चाहता था। उसने आगे कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी चलती रही और जैसा उसने कहा था 10 मिनट और, यहाँ 10 मिनट और लगे और उसके बाद उसने मुझे कहा तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, मास्क अभी मत उतारना, मैं तुम्हें आगे लेकर जाता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैं सामान उठाने की कोशिश कर रहा था और उसने कहा सामान तुम्हारे कमरे में पहुँचा दिया जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं चलता हुआ उसका हाथ पकड़े आगे की तरफ बढ़ता गया। फिर कुछ सीढ़ियाँ आई और मुझे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाया गया। चारों तरफ कुछ तालियों की आवाज़ आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 10 से 20 लोग हों जो तालियां बजा रहे हों। शायद ये स्टेज होगा और यहाँ मेरी एंट्री होने वाली है। जब स्टेज पर मैं पहुँच गया, वो एक बड़ा सा मास्क जो मेरे चेहरे पर डाला गया उसे उतारा गया। आँखों पर जब धूप पड़ी तो आँखें जैसे दुखने लगी थी, लेकिन वहाँ 15 से 20 लोग मास्क पहने हुए और उन्होंने काफ़ी अजीब मास्क पहने, अजीब से कपड़े पहने हुए। ऐसा लग रहा था जैसे डरावना सा कोई खेल होने वाला है। काले रंग के चोले हर किसी ने, चेहरा मैं किसी का देख नहीं पा रहा था। और वहाँ एक आदमी स्टेज पर खड़ा मेरा नाम लेकर कहने लगा, ये निखिल, काफ़ी शोज़ में छोटे मोटे रोल कर चुके हैं, काफ़ी मेहनती हैं और मजाकिया बहुत ज़्यादा हैं। ये ऐसा मजाक करेंगे कि हमारे शो में 4 चांद लगा देंगे। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और मुझे खुशी हुई, पहली बार कुछ है। कैमरे कहाँ हैं? मुझे कैमरे नज़र नहीं आ रहे थे। तभी मैंने ध्यान दिया, उनके हाथ में भी काले रंग के कैमरे, हर तरफ हर किसी के जैसे हाथ में, कंधे में कुछ लगा हुआ। शायद ये कैमरे ही होंगे। ये सोचकर मैंने उनका धन्यवाद किया और उसके बाद आगे वाला दरवाज़ा मुझे दिखाया गया। मैं मुंबई के किस इलाके में था मैं समझ नहीं पा रहा था। पीछे जंगल सा दिख रहा था, जैसे चारों तरफ पेड़ लगे हुए हों। अब एक दरवाज़ा था बहुत बड़ा, मुझे उस दरवाजे को पार करके उस घर के अंदर जाना था। मैंने पूछा, ये कौन सी जगह है? मैंने कभी देखी ही नहीं। मुंबई में ऐसे जंगल भी हैं कहीं पर? और इतना सफ़र करके इतनी जल्दी हम यहाँ कैसे पहुँच गए? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे भी महसूस हुआ मैं कैमरे पर हूँ, ये शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। यहीं से गलतियाँ शुरू कर दूंगा तो आगे मैं हार भी सकता हूँ। फिर मैंने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहा था, आपकी पैंट गीली तो नहीं हो गई? सब हंसने लगे। फिर इस तरह अकड़ में मैं हाथ में वो बैग लिए आगे की तरफ बढ़ा। वो दरवाज़ा खोला गया, मैं अंदर गया, फिर दरवाज़ा बंद हो गया।
मुझे लगा था बिग बॉस का घर होगा, यहाँ हर चीज़ होगी, मेरा खास पलंग होगा, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा। अंदर तो जैसे कच्ची पगडंडी बनी हुई, घना जंगल, लेकिन चार दीवारी से घिरा हुआ। ये चार दीवारी इतनी ऊंची थी कि फांदी नहीं जा सकती थी, लेकिन ये जगह कितनी बड़ी है ये पता करनी थी। यहाँ मेरे सिवा और लोग भी आए होंगे ना, कहाँ पर है? मेरा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं आया। मैं पहला हूँ या आखिरी हूँ मुझे ये भी पता नहीं चल पा रहा था। शो डरावना बनाया गया है ना, यानी खुद ही पता करना होगा। मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता, कंप्लेंट करूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। पगडंडी कहीं ना कहीं तो लेकर जाती ना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, उन पेड़ों पर लगे हुए कैमरे मुझे साफ नजर आ रहे थे। यहाँ मैं जो भी हरकत करूंगा सब कुछ रिकॉर्ड होगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस दिखाना है, ज़रा भी डरना नहीं है। अकड़ कर आगे बढ़ता गया, लेकिन फिर भी कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ता बढ़ता जंगल के बीच पहुंचा, कई झोंपड़े दिखे। ये नए लकड़ी के बनाए गए झोंपड़े थे। कुछ के ऊपर जैसे अजीब सी भाषा, कहीं उर्दू में लिखा गया, कहीं चाइनीज़ में लिखा गया, एक जगह हिंदी में लिखा था निखिल। मुझे लगा ये मेरा कमरा होगा। अब निखिल के नीचे जब मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, यानी कि ये मेरा घर होगा, यहाँ मुझे रहना होगा। अब मुझे लगा था एक बड़ा कमरा होगा, सबके बेड नज़दीक लगे होंगे। यह तो बिल्कुल अलग ही सेटअप हो गया। ये काफ़ी अजीब सा शो लगता है। मैं अपना सामान लेकर अब उस झोंपड़े के अंदर चला गया। अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था, लेकिन अंदर से जो लकड़ी लगाई गई थी वो काफ़ी पुरानी थी, यानी इस घर को अंदर से डरावना बनाया गया था। सामने टीवी लगा हुआ था। मैंने उस टीवी को ऑन करने की कोशिश की तो पता चला वो असल में टीवी नहीं था, वो आईना था काले रंग का, जिसमें खुद को हम धुंधला धुंधला सा ही देख सकते हैं। जो सामान पड़ा था वो भी पुराने ज़माने की चीज़ें लग रही थी। पुराने ज़माने का मटका, मटके के ऊपर मिट्टी का ग्लास रखा हुआ था। मैंने पास में पड़ी उस चारपाई के ऊपर अपना सामान रखा। यहाँ 2 चारपाई थी, पीछे वाली चारपाई पर मैं लेट गया। देख रहा था छत भी डरावनी है, पूरा का पूरा घर ही डरावना है। कैसा शो है मुझे नाम तक नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ एंटरटेन सबको करना होगा। अब डरावनी जगह है तो सबको डराना होगा। शुरुआत कहाँ से करूँ? पास में कई कपड़े पड़े थे। ये खौफनाक काले रंग के चोले थे, मास्क थे, लेकिन मैंने काले रंग के कपड़े को ढूंढ लिया। उस पर सफ़ेद रंग की आंखें बनाई। वहाँ स्केच भी काफ़ी ज़्यादा पड़े थे, पेंट के डिब्बे भी पड़े हुए थे। आप कुछ भी बना सकते थे। मैं बिल्कुल उस काले रंग के कपड़े पर सफ़ेद आंखें बनाकर भूत सा बन गया और इस तरह उसके बीच छेद किए और अपने झोंपड़े से बाहर निकलकर बाकियों से मिलना चाहता था। जैसे ही मैं झोंपड़े से बाहर निकला, वहाँ एक आवाज़ गूंज गई, जैसे इंस्ट्रक्टर हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो। निखिल, आप बाहर नहीं जा सकते, ये समय बाहर जाने का नहीं है, आप अपने झोंपड़े में चले जाइए। मैं वापस अपने झोंपड़े में आ गया। इसके बाद मुझे थोड़ी सी चिढ़न हो रही थी। मैं चिढ़ा हुआ था कि ये क्या, मजाक भी नहीं करने देते। उसके बाद मैं उससे सवाल करने लगा था, आसमान की तरफ देखते हुए ही। कहीं ना कहीं स्पीकर भी लगा होगा, हो सकता है झोंपड़े के अंदर भी कैमरे लगे हों। कहीं ना कहीं से तो उसने मुझे देखा है ना कि मैं बाहर की तरफ निकला हूँ। इसके बाद मैं पूछने लगा, यहाँ कुछ कर भी सकते हैं या नहीं? क्या मैंने वो काला चोला पहना इसलिए मना कर रहे हो? तो मैं क्या नंगा होकर बाहर घूम सकता हूँ? वैसे मुझे ऐसे नंगा होकर घूमने में मज़ा बड़ा आता है। तो भारी आवाज़ आई, आपको अंधेरा होने से पहले अपने इस झोंपड़े से बाहर नहीं निकलना है। जो भी टास्क होंगे रात को होंगे और आपको दिन के वक्त सोना होगा। तो ये वक्त सोने का है, आप सो सकते हैं। मैं उस चारपाई पर लेट गया। वक्त दोपहर का होगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लेकिन अब मैं कहता भी तो क्या, सोने के लिए कहा है तो मैं सो सकता हूँ। अमूमन मैं दिन के वक्त नहीं सोता, लेकिन यहाँ मुझे अपना शेड्यूल चेंज करना होगा। इसीलिए मैं चारपाई पर लेटा, इधर उधर देखता गया और कब मेरी आंख लग गई मैं नहीं जानता, लेकिन ज़्यादा लंबा सो नहीं पाया। शाम के 6 बजे मेरी आंख खुली। वहाँ मैं घड़ी देखना चाहता था
और सामने जो घड़ी लगी हुई थी ये बड़ी घड़ी थी जिसके नीचे घंटा लगा होता है। ऐसा भूतिया फिल्मों में मैंने देखा है। हर एक घर को अंदर से डरावना ही बनाया गया होगा ना। मैं अब उस घड़ी को देखकर भी डरे जा रहा था। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर अब भी रोशनी थी। मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, क्या अब मैं झोंपड़े से बाहर आ सकता हूँ? तो भारी आवाज़ फिर से गूंजी। मेरे उस घर के अंदर से आई थी वो आवाज़, और ये आवाज़ इंस्ट्रक्टर की थी। अंधेरा होने से पहले आप अपने झोंपड़े से बाहर नहीं निकल सकते। ये क्या, मैं किस मुसीबत में फंसा हूँ? ये कैसा शो है? दिन का रात किया हुआ है। हम मुझे अंदर कुछ करने के लिए दे भी नहीं रहे। किसी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्या ही करूँ मैं? इसके बाद कुछ नई चीज़ तो होगी ना, सोचे जा रहा। और जैसे ही 7:30 बजे वहाँ अंधेरा हो गया। दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने पूछा था, क्या अब मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ? और इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आई, आप दरवाज़ा खोलकर बाहर भी जा सकते हैं, किसी और से मिल भी सकते हैं, आपको टास्क के बारे में जानकारी दे दी जाएगी, आप सबसे अब मिल सकते हैं, आपको प्ले एरिया में पहुंचना होगा। मैं उससे पूछना चाहता था प्ले एरिया कहाँ है, लेकिन बाहर जो पगडंडी बनी थी ना, वहाँ पर साइन बोर्ड्स लगा दिए गए थे। चारों तरफ लाइट्स लगा दी गई थी। दिन के वक्त ये लाइट्स नहीं थी, साइन बोर्ड्स नहीं थे। कब कोई लगाकर चला गया पता ही नहीं चला। यानी जो सेट है अभी लग रहा था, इसीलिए मुझे बाहर जाने नहीं दिया गया। ये अच्छा है। अब साइन बोर्ड को देखकर प्ले एरिया में पड़ चुका था। किस तरफ मुझे जाना है? मैं पगडंडी का पीछा करते हुए अब प्ले एरिया की तरफ गया। मुझे लगभग 150 से 200 मीटर चलना पड़ा था। कितना ज़्यादा बड़ा इलाका होगा ये, पेड़ों को चीरता हुआ। वहाँ कई जगह काफ़ी ज़्यादा घास थी। उसके बीच से निकलकर जब मैं प्ले एरिया में पहुँचा, ये एक बड़ा सा मिट्टी का किया हुआ खड्डा था। ये खड्डा होगा कोई 50 फुट चौड़ा, और इस खड्डे के बीच में कई लोग बैठे हुए। एक एक पत्थर हर किसी ने अपने पिछवाड़े के नीचे टिकाया और उसके ऊपर बैठे, बिल्कुल शांत, जैसे मातम का माहौल हो। और यहाँ पर कुल 10 लोग थे, मैं 11वां। एक तरफ खाली पत्थर पड़ा था तो भागकर मैं भी उस पत्थर पर बैठ गया। चारों तरफ सब काला चोला पहने, कोई सफ़ेद चोले में, कोई बिल्कुल शांत बूढ़ा आदमी लग रहा था। एक बुढ़िया तो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि उसकी उम्र 90 साल से ऊपर होगी। पीठ में कुबड़ पड़ा हुआ था, हाथ में डंडा पकड़े हुए और बीच में आग जलाई। हाथ तो ऐसे सेक रहे थे जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो। हम मुंबई में हैं, रशिया में नहीं। हाथ तो ये सब ऐसे सेक रहे हैं। वहाँ 5 मिनट मैं बैठा था, सोच रहा था यहाँ कैमरे तो लगे होंगे, लेकिन सब कर क्या रहे हैं। इसके बाद एक मोटा सा लड़का उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर पर पहने हुए हर एक कपड़े को उतार दिया। पूरी तरह से नंगा होकर उस आग के इर्द गिर्द घूमता जा रहा था। ऐसी शरारतें कर रहा था कि सबकी हंसी निकल रही थी। सब उसे देखते गए। मैं भी उसे देखकर हंसे जा रहा था। भले ही कैमरे लगे हैं, लेकिन इसने तो कच्छा तक नहीं पहना। वो ब्लर करेंगे या ऐसे ही टीवी पर चलाएंगे, मैं सोच रहा था। वहाँ कुछ लड़कियाँ भी थी। अब उन लड़कियों ने काले चोले पहन रखे थे, लेकिन अंदर से जो मुस्कुराने की आवाज़ें आ रही थी ना, वो ये बयां कर रही थी। वो छोटी लड़कियां लगती थी, कोई 20-22 साल की होंगी। एक लड़की कोई 25 साल की लग रही थी। उसका चेहरा तो साफ नज़र आ रहा था, लेकिन एक बूढ़ी जिसकी उम्र 90 साल थी, उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। ये मेरे लिए सबसे अजीब सी बात थी। फिर एक भारी आवाज़ उस इंस्ट्रक्टर की आई, आपको फूड एरिया में आना होगा, आप सबको भूख लगी होगी, वहाँ खाना तैयार है, आप जो भी खाना चाहें वहाँ रखा गया है। यह सुनते ही सब पत्थर से उठे उस तरफ भागने लगे। वो मोटा लड़का तो अपने कपड़े ढूंढ रहा था जो सबने एक एक उठा लिए थे। अब उसको कपड़े पहनने के लिए भी नहीं थे। मजाक मजाक में उसका मजाक ही बन गया था। जैसे ही हम उस खड्डे से बाहर निकले, उस फूड एरिया में गए, बड़ा सा टेबल लगाया गया था। वहाँ 11 कुर्सियाँ लगाई गई थी। सामने सामान हर तरह का था, वेज नॉन वेज, लेकिन भरमार थी खाने की। वो लोगों ने जब खाना शुरू किया, कोई कुर्सी पर नहीं बैठा था, छलांगे लगाकर टेबल पर चढ़ गए। खाने को ऐसे खाने लगे जैसे जिंदगी में कभी खाना खाया ही ना हो। एक लड़का जो पतला सा था,
लंबा सा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, लेकिन उसने हेलमेट पहना हुआ था। वो कांच के अंदर उसकी आंखें साफ नजर आ रही। वो ऊपर चढ़कर जो 5 से 7 किलो चिकन था उसकी प्लेट को उठाकर ही भागने लगा। वो उस प्लेट को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां जाकर खाने लगा। इतना चिकन वो अकेला खा पाएगा, ये मेरा भी सवाल था। मन मेरा भी नॉनवेज खाने का था, लेकिन नॉनवेज तो उसने छोड़ा नहीं। दूसरी तरफ बना हुआ मटन जो कि एक बड़े से पतीले में था, वो बूढ़ी जिसके इतना ज़्यादा कुबड़ था, उस पतीले को अपने सर पर उठाकर जो भागी, मैं देखता गया। उसका कुबड़ इतना ज़्यादा था, फिर भी वो पतीले को उठा कैसे पा रही थी? कहीं उसके वज़न के नीचे वो पिचक ना जाए, ये मैं सोच रहा। लेकिन जब उसने मटन का वो पतीला उठाया और दूर भाग गई, मैं उसके पीछे भागना चाहता था, मटन तो मिल जाए, लेकिन वो दूर निकल गई। बाकी वेज जो रोटियां सब्जी बिखरे पड़े थे, सलाद तक खाने को नहीं मिला, वो भी ज़मीन से उठा उठा कर खाया मैंने। बिखेर दिया था खाना, जैसे जानवरों ने आतंक मचा दिया हो। और ऊपर देखकर मैं कहने लगा, इंस्ट्रक्टर साहब ये क्या है? ये इंसान है या जानवर है? कौन सी सर्कस से उठाकर लाए हो? मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। अगर आप थोड़ा सा बता दें कॉन्सेप्ट, यहाँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तब इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आई, कोई नियम नहीं है, जो करना चाहो कर सकते हो, जो नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो, बस एंटरटेन करना है। ये सुनने के बाद मैं काफ़ी मायूस हो गया। वो उठा उठा कर खाई थी रोटियां मैंने, भूख अब भी बाकी थी। सब सामान चुरा कर ले गए सब कमीने, और मुझे लगा अब उनसे मुझे चुराना होगा। जो वो आदमी था पेड़ पर चढ़ा हुआ, 5-6 किलो चिकन प्लेट में लेकर गया था ना, मैंने पेड़ पर चढ़कर जो उसके चमाटे लगाई, ऊपर से गिरा था और चिकन के पीस भी ज़मीन पर, लेकिन वहाँ घास थी और शायद ये घास भी काफ़ी साफ़ थी। लेग पीस उठा उठा कर ज़मीन से ही खाए थे, और वो भी मेरी तरह ही ज़मीन से उठा उठा कर खा रहा, लेकिन मुस्कुरा रहा। प्लेट बिखर चुकी थी, अब इतना सारा चिकन वो समेट नहीं सकता था। मैंने 2-3 लेग पीस खाए, बाकी भी वहाँ टूट पड़े। जो पहले ही रोटियाँ उठाकर ले गए थे, पता नहीं कौन सी मिट्टी में दबा कर आए थे, अब भूखों की तरह ये बिखरा हुआ खाना भी खा रहे। मुझे 2-3 लेग पीस मिले, कुछ ऐसे ही और पीस मिले, और उसके बाद वहाँ से मैं निकला। मैं अब अपनी भूख तो मिटा चुका था, अब आगे क्या करना होगा उसका इंतज़ार कर रहा। फिर से उस खड्डे में, और वहाँ भी कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल गई जो किसी ने छिपाई होंगी, वहाँ भी खाई, कुछ मिट्टी में लदी हुई। इस तरह समय बीता, और आधे घंटे बाद सब ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकार करके आए हों। सबके मुंह पर जैसे चीज़ें लगी हुई, किसी के रोटियां चिपकी हुई तो किसी के वो सब्जी लगी हुई। सभी अपने अपने पत्थर पर बैठ गए, इंतज़ार कर रहे थे कोई आवाज़ आएगी, टास्क मिलेगा। और कुछ देर बाद एक भारी आवाज़ आई, यहाँ आज के दिन आपको जोड़ियों में काम करना होगा। एक लड़का एक लड़की जोड़ी बनेगी, और आपको एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलकर काम करना है। तो अपनी जोड़ी बना लीजिए। आपको प्यार से बात करनी होगी, जिस तरह से आप किसी को प्रपोज करते हैं। यहाँ लड़कियाँ रानी की तरह होंगी, सब लड़के अब लड़कियों को मनाने की कोशिश करेंगे। अपने अपने हुनर को आजमाइए। ये बात सुनने के बाद वहाँ से सब औरतें लड़कियाँ ऐसे भागी जैसे उनकी जेब में हीरे हों और लुटेरे उन्हें लूटना चाहते हों, दूर दूर भाग गईं। और जितने भी वहाँ पर मर्द थे उन्होंने भी कोशिश की कि वो किसी ना किसी को पटा ले, आज टास्क करना है। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, तभी मैंने ध्यान दिया यहाँ 5 लड़कियाँ हैं और मुझे मिलाकर 6 लड़के हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 5 जोड़ियाँ ही बन सकती हैं और कोई एक होगा जो बच जाएगा। ये तो बड़ी मुसीबत की बात है। मैं क्या करूँ, किस लड़की को पटाऊँ? वो जो काले चोले में थी उनकी आवाज़ें काफ़ी मधुर सी लग रही थी। मुझे लगा ऐसी लड़कियाँ मुझे देखकर काफ़ी खुश हो जाएंगी, और मैं दिखने में इन सब से तो अच्छा हूँ। शायद मैं किसी अच्छी लड़की को, खूबसूरत लड़की को पटा पाऊँ। आज उसके साथ मिलकर यहाँ पर टास्क भी तो करना है। वहाँ लड़कियाँ भाग चुकी थी, लड़के भी वहाँ भाग गए थे। उस मोटे ने, वो कई पत्थर थे, उन्हें ही अपनी कमर पर बांधकर एक रस्सी के सहारे उन लड़कियों को ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने भी उन काले चोले वाली लड़कियों का पीछा शुरू कर दिया। सबसे पहले तो वो काले चोले में जो लड़की थी काफ़ी ज़्यादा मोटी सी लग रही थी।
मैंने सबसे पहले उसका ही पीछा किया क्योंकि उससे भागा नहीं जा रहा था और उसकी तरफ कोई और नहीं जा रहा था। मुझे लगा उसे आसानी से पटा सकता हूँ और उसके बाद काम काफ़ी आसान होगा। जो भी टास्क होगा हम मिलकर कर लेंगे। आखिर जो जल्दी किसी के साथ जोड़ी बना लेगा उसको फ़ायदा ही तो होगा। मैं जैसे ही उस लड़की के पास गया, मैं प्यार से उसको कह रहा था, मैं आपके साथ जोड़ी बना सकता हूँ, क्या हम इकट्ठे मिलकर ये टास्क कर लेंगे? उसने कहा, तुम कौन हो? देखने में तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारा चेहरा कैसा है, छोटे बंदर के समान, मैं तुम्हारे साथ जोड़ी क्यों बनाऊंगी? मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा मैं बंदर जैसा दिखता हूँ तो तुम्हें अच्छा कौन लग रहा है? यहाँ पर कोई अच्छा दिख भी रहा है? मेरे सिवा तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिलेगा, सबसे हैंडसम मैं ही हूँ। अब उसने मुझको कहा, अगर ऐसा है तो मुझे मनाने के लिए प्यारी प्यारी बातें करो, मेरी खूबसूरती की तारीफ करो, किसी लड़की को पटाने के लिए ये सब तो करना ही होता है। तब मैंने उसको कहा, चेहरा तो दिखाओ, काला चोला तो ऐसे पहन रखा है जैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और तुमसे महक भी बहुत अच्छी सी आ रही है, चेहरा दिखाओ तो तारीफ़ें भी मिलेंगी। उसने जैसे ही वो काला चोला जो सर पर उड़ा हुआ था उसे निकाला, गंजी लड़की, उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा वो हंसकर कहने लगी, देखो बेहोश मत हो जाना, इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की तुमने देखी नहीं होगी। फिर वो कहने लगी, करो तारीफ। मेरी ज़बान गले से नीचे उतर चुकी थी उसका चेहरा देखकर, बड़ी बड़ी आंखें, उसका नाक मुंह से भी नीचे की तरफ लटका हुआ था। क्या बताऊं, जो विदेशी फिल्मों में विच होती है ना, जिन्हें चुड़ैलें या डायन कहा जाता है, ये बिल्कुल वैसी थी, लंबी नाक वाली गंजी लड़की जिसकी आंखें बड़ी बड़ी सी थी। तारीफ क्या करूं, मैं तो ऐसी लड़कियों की बेइज्जती कर सकता हूं। और अचानक मेरा ध्यान पड़ा जब पास के एक कैमरे पर, ये तो मौका है ना, यहाँ कुछ अलग ही करता हूँ। उसने तारीफ के लिए कहा तो मैंने तारीफ कर दी। तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं जैसे कोई दरियाई घोड़ा हो। तुम्हारी नाक कितनी काम की है, जो तुमसे शादी करेगा वो तो अमीर हो जाएगा। गोलगप्पे, पानी पूरी तुम्हारे नाक से फोड़ फोड़ कर पानी भरा जा सकता है। तुम्हारा जो सर है, इसकी खूबसूरती कैसे बयां करूं, तुम तो द रॉक से भी ज़्यादा अच्छी लगती हो, बस तुम्हारे डौले थोड़े उससे ज़्यादा बड़े हैं। वो गुस्से में आ गई और उसने मेरे सर पर एक मुक्का मारा, मुझे पीछे गिरा दिया था और मैं भी वहाँ से भाग निकला। मैं ऐसे हंस रहा था कि यही तो मैं करता हूँ, मजाक। और यकीनन अगर ऐसा शो एयर हुआ जिसमें मैंने उस मोटी की बेइज्जती की है तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर मैं ढूंढने लगा किसी और लड़की को, अब कोई और लड़की के साथ जोड़ी भी तो बनानी है। लेकिन वहाँ पहले मुझे वो बूढ़ी दिखी। वो बूढ़ी बहुत शर्मा रही थी क्योंकि वो मोटा लड़का जो पत्थरों को बांधकर नंगा ही उसके सामने उसे प्रपोज करने पर लगा था, वो ऐसे शर्मा रही थी जैसे कितनी खूबसूरत हो। 90 साल की बुढ़िया को पटाना एक मजबूरी ही हो सकता है और वो लड़का ऐसा कर भी रहा था। लेकिन वो तारीफ बहुत अच्छे से कर रहा था और वो भी मुस्कुराकर ऐसे बयां कर रही थी उसके जवाबों को जैसे उससे पट भी चुकी हो। फिर मैं ढूंढने लगा और लड़कियों को। एक लड़की जो उस हेलमेट वाले लड़के के साथ बातें कर रही बैठी हुई, मैं करीब पहुंचा था तब उस लड़के ने कह दिया था, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, दूर निकल जाओ, दूर निकल जाओ। और ऐसा ही उस लड़की ने भी कहा। मुझे लगा ये तो पंगा खड़ा कर दिया, वो पहले वाली लड़की मुझसे पटेगी नहीं, वो बूढ़ी मैं पटाना नहीं चाहता, ये मुझसे पटने वाली नहीं क्योंकि पहले ही किसी और ने इसे पटा लिया है। 3 लड़कियां तो गई, अब सिर्फ 2 बची हैं। मैं उसके बाद आगे भागता गया और एक लड़की जिसका कद छोटा था वो सबसे ऊंचे वाले पेड़ के बिल्कुल शिखर तक चढ़ी हुई। मैंने आवाज़ें लगाई, सुनिए ज़रा नीचे तो आइए, आपसे कुछ बात करनी है। और वो कहने लगी, मुझे पटाना है तो ऊपर आना होगा। मैंने कहा, इतना ऊपर? तुम तो हल्की फुल्की ऊपर चढ़ गई, अगर मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर से गिर गया तो ये शो छोड़ो, मैं तो ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा। इतनी ऊपर कौन चढ़ता है? 24 फुट का पेड़ होगा जिसके शिखर पर पतली वाली टहनी पर बैठी कह रही, यहाँ पर आओ, बात करनी है तो यहाँ पर आओ। और एक आदमी जिसकी उम्र कोई 50 साल रही होगी, सफ़ेद रंग की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, वो पेड़ों पर छलांगे लगाता हुआ, उसकी पीठ पर वो पंख जैसे लग रहे थे, शायद उसने कपड़े से बनाए होंगे, जैसे उसके सहारे थोड़ा उड़ता उड़ता पेड़ों पर उछलता उछलता उसके पास वाली टहनी पर आकर बैठ गया। ऊपर वो क्या बातें कर रहे थे मुझे नहीं पता,
लेकिन जब मैं आवाज़ लगाता वो कह देती बात करनी है तो ऊपर आओ। अब मैं ऊपर थोड़े ना चढ़ सकता था। जो आखिरी लड़की बची है उसके पास जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर वो भी ना पटी तो मैं अकेला रह जाऊँगा। जैसे ही मैं आखिरी वाली लड़की के पास पहुँचा, उसने काला चोला पहने हुए। उसकी आवाज़ सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी। प्यारी सी आवाज़ में कहा था, तुम दो हो और मैं एक। जिसकी बातें सबसे अच्छी लगेंगी मैं तो उसके साथ जोड़ी बनाऊंगी और टास्क उसी के साथ करना पसंद करूंगी। लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी कुछ बुरा बोला तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, पूरे के पूरे 30 दिनों तक। उस लड़की ने जब काला चोला अपने चेहरे से उतारा था, मेरे साथ खड़ा वो लड़का, वो लंबा सा लड़का जिसकी बाजू ज़्यादा लंबी थी, अजीब सा, देखने में अजीब सा, लेकिन उस लड़की से ज़्यादा नहीं, डर कर भाग गया वो। उसे देखते ही डर कर भाग गया। और वो जो लड़की थी वो खौफनाक थी। अब ऐसी लड़की कैसे बयां करूं। उसका बड़ा चौड़ा माथा, उसके जो बाल थे आधे सर के पीछे वाले हिस्से तक ही थे, जैसे कोई चाइनीज़ निंजा हो, और उसके आगे वाले 2 दांत बाहर की तरफ। अब लड़कियों के बाहर की तरफ दांत होते हैं, लेकिन सीधे आगे की तरफ नहीं, बिल्कुल सामने। अगर भागकर मेरी तरफ आए तो मेरी छाती पर 2 छेद बना सकती थी। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे थे, और ये काले रंग के नहीं, जैसे नीले नीले से थे, जैसे किसी ने मुक्के मारे हों। और उसके चेहरे पर मैं क्या तरस खाता। अब उसके सामने मैं खड़ा था, यही बड़ी बात थी। शायद मेकअप किया होगा, या है ही वो अजीब। अब ये अजीब शो है, यहाँ पर अजीब से अजीब लोग आए हैं। मुझ में क्या खासियत देखी उन्होंने, मैं समझ नहीं पाया। अब वो शर्मा रही थी और मुझे उसकी तारीफ करनी थी। झूठी तारीफ मैं कर नहीं सकता, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँ। सच ही बोलता हूँ, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया। ये चांद सा रोशन चेहरा जो मैं उसके सर की तरफ देखकर बोल रहा था, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, बिखरे बिखरे बालों में उसके सुनहरी रंग के पत्ते फंसे हुए थे। ये सुनहरी नहीं, भूरे रंग के पत्ते थे, लेकिन फिर भी उसे देखकर ये ही शब्द याद आ रहे थे। ये झील सी नीली आंखें, जो नीले नीले गड्ढे थे, उसे देखकर मैंने बोला था, कोई राज है इनमें गहरा। ये शब्द मैंने उसके दांतों की तरफ देखकर बोले थे। पुराना गाना गुनगुना दिया था, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था। मुझे लगा था आगे मुझे क्या क्या झेलना होगा, लेकिन बस इतनी लाइन सुनकर वो जैसे मेरी गोदी में छलांग लगाकर बैठ गई और कहने लगी, मैं पट गई, बन गई जोड़ी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं किसी और के साथ जाना नहीं चाहती। जो भी टास्क करूँगी तुम्हारे साथ टास्क करूँगी। हम सब उस खड्डे में पहुँच चुके थे। वो मेरी गोदी में ही थी, काफ़ी ज़्यादा पतली, और वहाँ हमें टास्क दिया गया। पास में तालाब है और तालाब से मछली पकड़ कर लानी है, और मछली को पकड़ना है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो मछलियाँ काटती भी है। ये सुनकर मुझे लगा कोई पिराना मछलियाँ तो उस तालाब में नहीं डाली गई, पकड़नी कैसे है, या सिर्फ डराने के लिए बोल रहे हैं। डराने के लिए ही तो बोल रहे होंगे। वहाँ वो पतला वाला लड़का, लंबी बाजू वाला, वो अकेला था, बाकी सब जोड़ियाँ बनी हुई। और जैसे ही भारी आवाज़ में कहा गया, आपका समय शुरू होता है अब। जो सबसे पहले मछली पकड़ेगा वो विजेता होगा, उसको एडवांटेज मिलेगी। हम सब भागे तालाब की ओर, और जैसे ही मैं तालाब में छलांग लगाने वाला था, वो लड़की जिसकी जोड़ी मेरे साथ बनी थी वो मुस्कुराकर कहने लगी, ये काम मैं सबसे आसान कर सकती हूँ, तुम्हें मुश्किल का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। उसने छलांग लगाई पानी में, और बाकियों ने भी छलांग लगा दी थी। सब पानी के अंदर थे, सिर्फ मैं अकेला था जो पानी के बाहर था। जबकि वो पतले वाला लड़का, भले ही जोड़ी नहीं बनी थी, लेकिन वो आधा टास्क कर सकता था अकेला, वो भी पानी में। मैंने देखा वो लड़की जिसकी जोड़ी मेरे साथ बनी थी, वो सबसे पहले मछली को मार कर पकड़ कर बाहर लेकर आई थी, बिना हाथ लगाए। उसके वो तीखे दांत उसने मछली के आर पार कर दिए थे, दांतों से शिकार कर दिया था मछली का, और इस तरह वो बाहर आई, हाथ पीछे किए हुए कहने लगी, निकाल लो बाहर, तुम विजेता हुए। उसके दांतों से खींचकर मैंने मछली निकाली थी, लेकिन उसका चेहरा बदला बदला सा हो गया था।
वो जो उसके दांत थे वो हिलकर सीधे हो गए, जैसे बिल्कुल सही हो गए हों। उसके माथे पर बाल भी पीछे से खिसक कर आगे तक आ गए। आंखों के नीचे के काले गड्ढे गायब हो गए। दिखने में बहुत खूबसूरत हो गई और ये सब हुआ मेरी आंखों के सामने। और फिर मुस्कुराकर कहने लगी, तुम मेरे भयानक रूप से नहीं डरे तो खूबसूरत रूप को तो तुम अपना ही लोगे। लेकिन मेरा सवाल ये था, कैसे? ये ट्रिक तुमने कैसे की? और उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं चला? कोई बात नहीं, 23 दिनों में तुम समझ ही जाओगे। उसकी मुस्कुराहट खौफनाक थी। राज है उसमें गहरा। उस शब्द का मतलब मुझे अब समझ में आ रहा था। वो मछली पकड़ाकर चली गई और भारी आवाज आई, तुम्हारे पास एडवांटेज है, अब तुम अपने झोंपड़े में जा सकते हो। मैं अब झोंपड़े की तरफ जाना चाहता था लेकिन रुका। एक एक करके सब बाहर आ रहे थे। वो लड़का जो हवा में कपड़ों के सहारे उड़ने की एक्टिंग करता था, उसकी पीठ पर पंख थे। ये कोई कॉस्ट्यूम नहीं थी, ये असली पंख थे। बाकी लड़कियां, वो बूढ़ी, वो जवान हो गई थी, हाथ में डंडा लिए, कुबड़ अब भी वैसा लेकिन चेहरा खौफनाक डायन जैसा। वहां वो लड़का जो अकेला था, उसका मुंह इतना लंबा हो गया था, हाथ से जैसे खींचकर उसने रबर को छोटा किया। वो स्लेंडरमैन जैसा लग रहा। वहां सब के सब खौफनाक भूत प्रेत जैसे थे। ये पक्का करना था। और मैंने थरथराती हुई आवाज में कहा था, इंस्ट्रक्टर साहब, ये क्या ये कोई टास्क है डराने वाला? तो उसकी आवाज आई, ये टास्क नहीं है। पहले दिन सब धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाएंगे, यही तो तरीका है। सिर्फ तुम ही तो इंसान हो, इसलिए तुम्हें इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, इनको दी गई थी। अभी अपने रूप में रह सकते हैं, तुम भी इनके साथ रह सकते हो। मैं डर कर भागा था और अपनी झोंपड़ी में आ गया था। सुबह का वक्त होने वाला था। जब मैं झोंपड़ी में पहुंच गया, डर का माहौल था। मैं घबरा रहा और आवाज में मैंने कहा था, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो इंस्ट्रक्टर की आवाज आई, 30 दिन से पहले तुम बाहर नहीं जा सकते, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं झोंपड़े से भागकर उस दरवाजे तक जाना चाहता था, लेकिन वो दरवाज़ा बंद, वहाँ से आवाज़ भी बाहर नहीं जा रही, कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर मुझे वापस अपनी झोंपड़े में आना पड़ा। मेरी आंखों के सामने वो लाइट्स, वो बोर्ड्स गायब हो गए। जादुई चीज़ें आंखों के सामने हुई थी और मेरी आंखें चुंधिया गई थी। ये क्या है? मैं यहाँ कैद हूँ? उसके बाद वो दिन के वक्त मुझे नींद चढ़ी थी, लेकिन मैं सो ही नहीं पाया। रात के वक्त आवाज़ आई, सबको प्ले एरिया में पहुंचना होगा। उस खड्डे में जब मैं पहुंचा, आज भी एक अजीब टास्क था। आज मल युद्ध करना था, कुश्ती करनी थी, और मेरी कुश्ती हुई थी उस बूढ़ी के साथ। वो बूढ़ी कभी जवान बन जाती, कभी बूढ़ी हो जाती, जैसे उसका रूप बदले जा रहा था। मैं हाथ से लड़ना चाहता था और उसके पास जो डंडा था वो उससे लड़ रही थी। मेरी टांगों में उसने वो लकड़ी फंसाई और मुझे ऐसा गिराया, पीठ पर बैठ गई। और मुझे जीतने पर आज खाना मिलना था। मैं जीत ही नहीं पाया। वो डायन थी असली वाली। मेरे सर के बाल तक नोच डाले उसने, ऐसे खींच खींच के ज़मीन पर मेरे नाक को रगड़ा। खुद का नाक तो उसका लंबा था, मेरा भी छोटा कर दिया उसने। इस तरह उस दिन खाना ही नहीं मिला और मैं बहुत मायूस। दिन के वक्त खाना खाने को नहीं मिलता और रात को खाना टास्क के साथ मिलता। मैं एक दिन जब भूखा रह गया, मैं रोने लगा था। खाना नहीं मिला, क्या टास्क से खाना मिलेगा? तो इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आई, हाँ, तुम्हें उनसे जीतना होगा तभी खाना मिलेगा। इस तरह वो रात भी। जब नया टास्क मिला तो पानी के ऊपर, अब पानी के ऊपर हमें पत्तों को हिलाना था, पीछे पंखा झुलाना था और उन पत्तों को कश्ती बनाकर दूसरी तरफ ले जाना था। ये तरीका मैंने अपनाया। मैं वो बड़े से पत्ते को साथ में सिलकर एक बड़ा पंखा बना पाया और हवा से झुलाता हुआ उस पत्ते को दूसरी तरफ ले गया। तब जाकर रात का खाना मिला और आधी रात को अलग खाना मिला करता था, वो तो खा पा रहा था।
तब मैंने चिकन की वो प्लेट उठाई और पागलों की तरह झोंपड़े के अंदर आकर खाकर गया था। कई थे जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहे कि हमने नॉनवेज खाना है। मैंने नहीं खाने दिया। 3 किलो चिकन खाया था, जो हड्डियां बची बाहर फेंकी। वो बूढ़ी औरत और लंबा आदमी, हड्डियां भी निगल गए थे। अगले रात के टास्क में हमें उस जगह के नीचे बनी गुफाओं में भेजा गया। वहां पकड़नी थी हमें सुनहरी रंग की मुर्गी, और सुनहरी मुर्गी पकड़ना बहुत मुश्किल भरा काम था। हमारे हाथ में डंडे पकड़ाए गए थे ताकि हम डंडे को मुर्गी पर मारकर उस मुर्गी को पकड़ पाते। वहां उन शैतानों से, उन पिशाचों से, चुड़ैलों से मुकाबला कर रहा था मैं। जिनसे डरा करता था उनसे मुकाबला तो करना ही था। मैं बस दिन गुजार रहा था, समय कब खत्म हो। अब मुझे लड़ने का मौका मिलता मैं लड़ता। वो चुड़ैलें कहती मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं कहता मार, कोशिश कर, मैं भी देता हूँ इस डंडे को तेरे गर्दन के आर पार करके। इस तरह उन्हें डरा रखा था मैंने, और टास्क चलती रहे। हर दिन नया टास्क, कभी पेड़ों से लकड़ियों को इकट्ठा करना, तो कभी गुफाओं में जाना, कभी आगे वाले जंगल में चुड़ैलों के साथ नृत्य कला को दिखाना और युद्ध कला से जीतना। ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे थे जो जिंदगी में मैं कभी नहीं करता। कभी कभी एक्टिंग भी करनी पड़ती, लेकिन वो चुड़ैलें ऐसी एक्टिंग करती मैंने कभी किसी एक्टर को नहीं देखा होगा। अगर उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाए तो कम ही होगा। भूतिया शतरंज भी खेली हमने, कब्रें बनाकर उसमें 2-2 घंटे लेटे भी हम। हमें ऐसे ऐसे काम करने पड़े जो मैं बता तक नहीं सकता, लेकिन 30 दिन हमने बिता दिए। यहाँ कोई विनर घोषित नहीं हुआ, बस 30 दिनों तक ऐसी ही आतंकबाजी चलती रही, और उसके बाद दरवाज़ा खोलकर धक्के देकर मुझे बाहर निकाल दिया गया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे मुंह को पकड़कर उस पर काला कपड़ा लपेट दिया गया, बाजू बांध दी गई। मैं चीख रहा था, मुझे लग रहा ये मुझे मार डालेंगे, लेकिन मेरी कॉलोनी में उस गाड़ी से मुझे फेंक गए हाथ खोलकर। मैंने वो कपड़ा निकाला और गाड़ी कहाँ गई पता ही नहीं चला। नंबर तो मैंने देखा ही नहीं था, पीले रंग की कैब थी वो। मैं इसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने भी गया था कि मेरे साथ ये सब हुआ। पता नहीं कौन सा शो था, किसी ने यकीन नहीं किया मुझ पर, और ये मेरी जिंदगी की सबसे अजीब सी घटना ही रही। मैं कभी उस जगह को ढूंढ नहीं पाया। ढूंढने की कोशिश बहुत की, और शायद मेरी एक्टिंग की कला में ये एक ब्रेक था, ये 30 दिन का ब्रेक, जिसके बाद कभी मुझे किसी चीज़ से डर लगा ही नहीं। मैंने सोचा भूतिया शोज, भूतिया फिल्में या भूतिया यूट्यूब चैनल चलाना ज़्यादा आसान हो सकता है। मुझे आज भी वो खौफनाक 30 दिन बहुत याद आते हैं। वो क्या चीज़ थी जो कभी किसी टीवी शो पर नहीं आई? क्या वो कोई दूसरी दुनिया थी जहां मुझे 30 दिनों तक रखा गया, और क्या वहां पर वो शो चलाया गया? आज भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। अगर आपके पास जवाब हो कि मैं कहां गया था, कैसे, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके जवाब पढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है।